एक खास बात करेंगे। देश में सिर्फ योग नहीं पर बिजनेस में अपना अब नाम बनाने वाले स्वामी रामदेव जी। रामदेव जी प्रणाम। दूर से नजर आ रहे हैं आप एक घोड़े पे बैठे हुए। बहुत प्रणाम। क्या संदेश दे रहे हैं? आपको भी नविका जी। हमें ऐसे ही घोड़े की स्पीड से, रॉकेट की स्पीड से दौड़ना है और अपने हिंदुस्तान को आगे लेकर के जाना है हर दिशा में, और आगे बढ़ना है। तभी तो भारत विश्व गुरु बनेगा। हम कहते हैं हमें भारत को विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक आर्थिक महाशक्ति बनाना है, तो इसके लिए हमें देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा और उस भी स्पीड से हम दौड़ रहे हैं, अर्थात हमारा देश आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। हेल्थ तो हमने पूरे देश को दी ही है, अब हम इस देश को रुचि सोया के माध्यम से, पतंजलि के माध्यम से वेल्थ भी देंगे। यह हमारा संदेश है। तो हेल्थ और वेल्थ दोनों के गुरु बनने वाले हैं बाबा रामदेव जी आप, तो आप किसी और के लिए कोई कार्य छोड़ने वाले नहीं हैं। औरों के लिए बहुत काम छोड़ा हुआ है बहन हमने, और योग के साथ उद्योग को जोड़ करके, योग के साथ कर्मयोग को जोड़ करके, योग के साथ पूरे देश का सहयोग लेकर के हमने ये योग मूलक उद्योग कहो, योग मूलक सहयोग कहो, और इस सहभागिता और सामूहिक स्वामित्व के साथ अब हम रुचि सोया की एफओ की प्रोसेस अब पूरी हो जाएगी सोमवार को, और उसके बाद बहुत जल्दी ही 4-5 दिनों के अंदर ये लिस्टिंग का काम पूरा हो जाएगा और हम सामूहिक स्वास्थ्य और सामूहिक समृद्धि के अभियान में आगे बढ़ेंगे। नाविका जी, स्वामी जी मैं पूछना चाहती हूँ, आजकल इस भगवा रंग में क्या है कि जिसको देखिए वो भगवा रंग का चमत्कार दिखा रहा है। वहां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी दूसरे बार चुनाव जीतकर बीजेपी की सरकार के मुख्यमंत्री बने, और यहाँ भगवा पहनकर आप हेल्थ और वेल्थ दोनों के गुरु बन गए हैं। ये भगवा का कोई नया मैजिक है? ये नए दौर का भारत है, और इस नए दौर के भारत में अब ये सब महसूस करने लगे हैं कि देश के एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम वो भी योगी हैं। और देश के यंगस्टर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप भी जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं, समृद्ध बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के नए कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं, तो आप भी योग अपनाइए। योग से अच्छा शरीर रहेगा, अच्छा दिमाग रहेगा, अच्छा दिल रहेगा, आप अच्छे अच्छे काम करेंगे। योग करेंगे तो आप 18 घंटे पुरुषार्थ करेंगे, परमार्थ करेंगे तो भी थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, अपने पथ से हटेंगे नहीं। चरैवेति के संकल्प के साथ आज से करीब 45 साल पहले मैंने इस योग के पथ पर कदम बढ़ाया था। फिर गुरुकुल में आया और गुरुकुल से हिमालय और हिमालय से हरिद्वार से द्वार द्वार तक पहले योग की अलख जगाई। करोड़ों लोगों ने हमसे कहा कि योग तो हम कर रहे हैं, तो हमें अच्छे पदार्थ भी दीजिए खाने के। तो हमने लोगों को अच्छा खाने का, ये गाय का घी दिया, हमने ये नेचुरल जिसको वर्जिन ऑयल कहते हैं, कच्चे घानी सरसों तेल से लेकर के राइस ब्रांड से लेकर के सब कुछ। और अब तो जो यंगस्टर्स है ना, वो बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं। उसके लिए हमने देखो ये आइसो वेदा और आइसो प्योर, ये हमने कोलेजन प्लस जो यंगस्टर्स हैं जिनको एवर यंग स्किन चाहिए, सब कुछ दे दिया। टोले शोले बनाने से लेकर के और घर के सब सामान से लेकर के, माने आज मिलेट्स का खाने का दौर है, हमने सारे राइस स्पाइस, और ये तो हमने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन रखा है कि एक तरफ योग है, दूसरी तरफ उद्योग है, और पूरे देश का आज हमें सहयोग है। अब हम इस कैपिटल मार्केट, इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट में भी नया इतिहास गढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नविका जी,
स्वामी जी, आपने ये 4,300 करोड़ का एफपीओ आप लेकर जो आए हैं, इस पर आपने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि ये दौर इस वक्त युग का धर्म है कि सबके पास धन धान्य होना चाहिए। तो ये आपकी एक नई उपासना है, एक नई आपने प्रण लिया है कि सब में हेल्थ तो आपने योग के थ्रू दिया है, लेकिन अब वेल्थ भी बांटेंगे। हाँ, हेल्थ फॉर ऑल एंड वेल्थ फॉर ऑल। अब देखो, शेयर मार्केट जो लाखों करोड़ रुपए का है, कितने जो है 100 लाख करोड़ से भी ऊपर का यह जो पूरा बाजार है, और इस सैकड़ों लाख करोड़ रुपए का जो वर्ल्ड वाइड, तो ये सारी दुनिया ही इसी पर चल रही है अब तो, उसमें चंद लोग जो है भागीदार होते हैं। 140 करोड़ के लगभग भारत की आबादी हो गई। यदि हम शेयर मार्केट में जो लोग पूंजी लगाते हैं उनकी संख्या देखें तो मुश्किल से 1-2 करोड़ लोग एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ लोग कभी कभी काम करते हैं। मुश्किल से 7-8 करोड़ लोगों ने खाते खुलवाए हैं, जिनको डीमैट अकाउंट बोलते हैं। हम चाहते हैं कि चंद मुट्ठी भर लोग जिन्होंने 20 साल 30 साल पहले 2 रुपए के 10 रुपए के शेयर लिया, जो उन शेयरों की कीमत 2,000, 10,000, 20,000 रुपए, तो उनके पास आज लाखों करोड़ की वेल्थ मिली। वेल्थ मेकिंग का इससे सुपर फास्ट तरीका नहीं हो सकता, इतना ज्यादा प्रगतिशील कोई तरीका नहीं हो सकता यदि कोई सही दिशा में इन्वेस्ट करे तो हमने लोगों को एक तो उनका टाइम इन्वेस्टमेंट किया हमने योग में, और वहां से योग में टाइम इन्वेस्ट करके उन्होंने अपने फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हेल्थ पाई योग और राजयोग से। और अब हमने कहा कि देखो, रुचि सोया कंपनी जिसमें एडिबल ऑयल भी है, जिसमें आप मेरे बाईं तरफ देख रहे हैं ये बिस्किट भी हैं, इसी रुचि सोया कंपनी के अंदर पूरा ये न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और इसी रुचि सोया कंपनी के अंदर पाम प्लांटेशन, माने एक तरफ ऑयल, एक तरफ न्यूट्रास्यूटिकल, फिर बिस्किट। और हमने अपने विजन के तहत ये कहा कि पतंजलि का पूरा फूड पोर्टफोलियो जो आप मेरे दाएं बाएं पूरा ये देख रहे हैं, ये पीछे तक देख रहे हैं, इतना बड़ा ये संसार है। अब इसको मैं जुबान से कहूं तो आधा घंटा लग जाएगा। यहां मेरे बाएं हाथ से लेकर के पीछे आगे तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। ये इतना बड़ा, बहुत बड़ा इसका ये संसार है, और इस पूरे संसार को हम एक विजन हमने तय किया कि हम पूरा पतंजलि का फूड पोर्टफोलियो वो रुचि सोया के अंदर डालेंगे, जिससे कि वहां के इन्वेस्टर्स को ज्यादा फायदा हो, कोई कंफ्यूजन ना हो रुचि सोया और पतंजलि के बीच में। तो 4 बड़े वर्टिकल हैं, उनका मार्केट साइज देखें, उनका पूरा का पूरा टर्नओवर देखें, उसका एबिटा देखें, और फ्यूचरिस्टिक जो प्लानिंग देखें, तो लाखों करोड़ रुपए का तो एडिबल ऑयल का ही पूरा कारोबार है। बहुत बड़ा उसका संसार है, इतना बड़ा उसका मार्केट साइज बोलते हैं, उसमें रुचि सोया की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और उसके बाद न्यूट्रास्यूटिकल को देखें, उसके बाद टोटल जो है फूड को देखें, बिस्किट को ही देखें, और ये भी लाखों करोड़ रुपए के मार्केट साइज है। और यदि बात आए एडिबल ऑयल में पाम ऑयल की, तो देश का करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए हमारा फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान होता है, क्योंकि हम इंडोनेशिया, मलेशिया से लेकर के, यूक्रेन से लेकर के विदेशों से तेल आयात करते हैं। 65 तेल इंपोर्ट करते हैं 65%। अब इस देश को खाद्य तेलों में भी आत्मनिर्भर बनाना, और हर एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना कि वह गौरव से जी सके, सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जी सके। तो इसलिए हेल्थ फॉर ऑल और वेल्थ फॉर ऑल के फार्मूले के साथ कि यहां भी एक बहुत बड़ा, मैंने कहा, प्रगतिशील तरीका है वेल्थ क्रिएशन का। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो, इसलिए हमने लोगों का आह्वान किया सावधानी पूर्वक लंबे समय के लिए। अब किसी को शॉर्ट टर्म भी करना हो तो ये तो उसके व्यक्ति की इच्छा है, लेकिन यदि एक आप लंबी यात्रा के दौर से गुजरते हैं तो आप जीवन में वो पा सकते हैं जो नविका जी ने पाया, जो स्वामी रामदेव ने पाया, जो आज इस देश में बड़े बड़े ब्रांड बने हैं, चाहे वो FMCG के सेक्टर में है, चाहे बिजनेस में है, कॉर्पोरेट में है, चाहे वो पॉलिटिक्स में। ब्रांड मतलब एक नाम और एक काम होता है, और उसी से आदमी जिंदगी में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता है। नविका जी, बाबा रामदेव, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके पास बोर्ड रूम है, क्योंकि अक्सर बोर्ड रूम में इस तरह की बातें होती हैं कि एबिटा क्या है, मार्केट साइज क्या है, मार्केट कैप क्या है, और ब्रांड क्या बनेगा और कैसे बनेगा किसी भी चीज़ का।
तो नॉर्मली ये लोग जो हैं सूट पहन कर जाते हैं, टाई लगाकर। आपके यहाँ बोर्ड रूम कैसा है बाबा रामदेव, बताइए, क्योंकि आप तो हमेशा इसी पोशाक में नजर आते हैं। आपने बोर्ड रूम की डेफिनेशन बदल दी। देखो, मैं हमेशा ग्राउंड पर रहने वाला आदमी हूं। बदन पर दो कपड़े हैं, एक रोटी खाता हूं, एक लंगोटी। ये तो कपड़े भी आप लोगों की सुविधा के लिए पहन लेता हूं। अभी थोड़ी देर में योगा वाली फॉर्म में आऊंगा तो फिर ये कपड़े भी हट जाएंगे, खाली एक लंगोटी बच जाएगी। तो आदमी को काम करना चाहिए। कुछ लोग खाली एयर कंडीशन उसमें ऑफिस में बैठ करके और बड़े बड़े प्लान्स बनाते रहते हैं, और परिणाम ये होता है कि कंपनी एनसीएलटी में चली गई। जैसे 50 साल पुरानी कंपनी रुचि से कंपनी, वो एनसीएलटी में चली गई, और आज उस कंपनी का जो एनसीएलटी प्रोसेस में थी, लगभग 12,000 करोड़ रुपए का उसका टर्नओवर था, और 300-400 करोड़ रुपए का उसका प्रॉफिट था या अबीटा था। तो और उसको हमने लगभग टर्न अराउंड करके विदिन 2 इयर्स हमने डबल उसका टर्नओवर कर दिया। लगभग 3 से 4 गुना हमने उसका एबिटा कर दिया, और मार्केट साइज उसका इतना बढ़ा करके रख दिया भी अब कंपटीशन वाले थर थर कांप रहे हैं, हाँफ रहे हैं कि मुकाबला कैसे करें। तो चीजों के हमने रूरल डिस्ट्रीब्यूशन, अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोर्ट, ऑनलाइन सेल, ऑफलाइन सेल, और सबसे बड़ी बात है कि एक विजन के साथ कि आपको हेल्दी प्रोडक्ट खाने हैं, आप पतंजलि की तरफ आइए, आप रुचि सोया की तरफ आइए। आपको केमिकल, एनिमल बेस्ड और सिंथेटिक जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, मल्टीविटामिन और प्रोटीन पाउडर्स खा रहे थे, उससे अपनी सेहत बिगाड़ रहे थे। कितने लोगों की मौत हो गई, कितने लोगों की किडनियां खराब हो गई, कितने लोगों को और अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस आ गए। हमने 100% नेचुरल ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड चीजें दी। तो मेरा कहने का मतलब, बोर्ड रूम में बैठ करके जो लोग मैन्युफैक्चरिंग की, क्वालिटी कंट्रोल की, रिसर्च की बात करते हैं, हमारे पास रिसर्च सेंटर है, 500 के करीब हमारे पास साइंटिस्ट हैं नविका जी। जो आप मेरे साथ जितने भी प्रोडक्ट लाइन आप देख रहे हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव चीजें हैं। यहाँ तो अभी थोड़ी सी दिख रही हैं, पूरा का पूरा बाजार तो यहाँ मेरे पास में इधर आकर के देखेंगे तो इसमें पूरा दिखाई देगा। यहाँ ये पूरा का पूरा इसका विस्तार है, जो आप मेरे बाएं तरफ देख रहे हैं, आप ये मेरे दाईं तरफ देख रहे हैं। ये जो इतना बड़ा ये पूरा विस्तार है, ये सारा का सारा विस्तार ऐसे नहीं कि कुछ भी घोट पीट करके दे दिया कि खा ले बेटा, चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम। हमने सारी चीजों के ऊपर रिसर्च करके ये चीजें तैयार की। तो हम रिसर्च भी करते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग पर भी ध्यान देते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन पर भी ध्यान देते हैं, हम सेल्स मार्केटिंग के ऊपर भी ध्यान देते हैं, और सेल्स मार्केटिंग खुद ही कर लेते हैं। उसमें भी जो है सैकड़ों करोड़ रुपए हम बचा लेते हैं साल का, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट का यदि हम किसी हीरो से, हीरोइन से, नचैये से, गवैये से, किसी से भी हम अपना प्रोडक्ट का विज्ञापन कराते हैं, प्रोडक्ट इंडोर्समेंट कराते हैं, तो मैंने पूछा एक एक के रेट क्या है, बोली जी एक एक के रेट क्या है 5-5, 10-10 करोड़ रुपए। जो फिल्म बनाने वाले हैं वो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट दे देते हैं। तो यदि ऐसी फिल्म बनाए, हमारे पास तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ही बहुत बड़ा है, करीब 1000 प्रोडक्ट्स है हमारे, तो हम तो इसी में ही पूरी तरह से लुट जाएंगे। तो सेल्स है, मार्केटिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसके अंदर भी आप किस तरह से चीजों की सेविंग कर सकते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी है, और सबसे बड़ी बात है एक ओनरशिप के साथ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इस देश के लिए कुछ बड़ा करना है। जब यूनिलीवर बड़ा ब्रांड हो सकता है, जब कोलगेट बड़ा ब्रांड हो सकता है, जब नेस्ले पूरी दुनिया में बड़ा ब्रांड हो सकता है, ऑटोमोबाइल में बड़े बड़े ब्रांड हो सकते हैं, मोबाइल में बड़े बड़े ब्रांड हो सकते हैं, तो पतंजलि फूड का, वर्ल्ड का, रुचि सोया वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड और एग्रीकल्चर का ब्रांड क्यों नहीं हो सकता, इस संकल्प के साथ। और जो इन्वेस्टर्स हैं, चलो उनका तो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना जिसका शेयर होगा अब उसको उतना उसका प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास जो अर्थ आएगा अंततः नविका जी, वो परमार्थ के लिए ही जाएगा। ये संकल्प, और इस संकल्प के साथ जब काम करते हैं ना, तो काम का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। तो बाबा रामदेव जी, आप जब कंपटीशन बड़ी बड़ी कंपनियों को देंगे तो लोगों को तो पेट में दर्द होगी, तो उनका इलाज कैसे होगा, कौन करेगा उनका इलाज? जो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स है ना,
उनका इलाज है वो भी सुबह उठ करके भस्त्रिका करें। वो भी सुबह सुबह कपाल भाती करें। भांति भांति की भ्रांति आएंगी, भांति भांति के संघर्ष, चुनौतियां, संकट, समस्याएं आएंगी। कहीं पेट बढ़ेगा, कहीं वेट बढ़ेगा, कहीं बीपी शुगर बढ़ेगा, किसी का थायराइड बढ़ेगा, किसी की नींद उड़ेगी। तो उसके लिए कपाल भाती करें, अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी उद्गीत करें, ओंकार का ध्यान करें, भगवान का धन्यवाद करें कि प्रभु हमको और अधिक ज्ञान दो, बुद्धि दो, विवेक दो, इंस्पिरेशन दो, मोटिवेशन दो। हम हिम्मत ना हारे, आगे बढ़ते चले, चरई बहती अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, विकल्प रहित संकल्प के साथ जो ध्येय बनाया, अपनी संकल्प साधना में हम कामयाब हो। तो मैं तो सबसे कहूँगा कि ये कोई बात प्रतिस्पर्धा की नहीं है। मैं तो आत्मस्पर्धा, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉम्पिटिशन में ही बिलीव करता हूँ नविका जी। तो सब लोग जब अपना अपना काम अच्छे से करेंगे तो हमको किसी से द्वेष नहीं है। लेकिन इतनी बात जरूर है, ब्रिटिशर्स से पहले 6वीं 7वीं शताब्दी से लेकर के और 16वीं 17वीं शताब्दी तक इस देश को खूब लूटा गया। और वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो भी लूट विसो हुई। और ब्रिटिशर्स के समय यूरोपियंस ने जो लूटा वो अलग कहानी है। और उसके बाद आज भी लाखों करोड़ के आर्थिक साम्राज्य पर एमएनसीज का कब्जा है। तो हमारा एक ही तात्पर्य, एक ही प्रयोजन है, एक ही बड़ा लक्ष्य है, हम कुछ ऐसा करें कि भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और आध्यात्मिक शक्ति बनाने में अपनी एक भूमिका निभा सके। और हम निभाएंगे। आने वाले 3 से 5 वर्षों में पतंजलि जितने भी, अब क्योंकि हम लिस्टिंग आइडेंटिटी नहीं थे तो मार्केट कैप जब मापते हैं तो कहते हैं यूनिलीवर की 5 लाख करोड़ से ज्यादा, आईटीसी की इतनी, इसकी इतनी, उसकी उतनी, नेस्ले की इतनी, कोका कोला की, पेप्सी की इतनी, और ये बर्गर पिज्जा बेचने वाले जो है उनकी इतनी और कुछ तो क्या है जो डिलीवरी करने वाले हैं घर घर, कुछ फास्ट फूड, जंक फूड, उनकी इतनी लाखों लाखों करोड़ की मार्केट कैप खड़ी कर ली। अरे हम तो हकीकत में काम कर रहे हैं। दरअसल ये मार्केट कैप का जो मामला है ना, ये 1% लोगों को भी ठीक से समझ में नहीं आता। जब मुझे समझ में आया, मैंने कहा जो मैं काम 40-50 सालों में कर सकता हूं वो काम करने की तो ये कैपिटल मार्केट मुझे 4-5 साल में करने की ताकत देता है। और जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको भी साथ में लेकर के आगे बढ़ेंगे, हम भी बढ़ेंगे, वो भी बढ़ेंगे और सब मिलकर के देश को बढ़ाएंगे। इसलिए हमने इस कैपिटल मार्केट में कदम रखा नविका जी। तो आप ये जो रुचि सोया का एफपीओ लेकर आए हैं, इसमें आम आदमियों की कितनी हिस्सेदारी है? अमीर लोगों की कितने हिस्सेदारी है? कौन इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, किस तरह कर रहा है? कितनी अब तक इक्विटी आपने कोई 183 करोड़ शेयर ऑफर किए हैं, कितने सब्सक्राइब हो गए हैं, कितने बाकी हैं? मंडे तक आपकी क्या उम्मीद है? तो देखो 1.1 बाजार में था, इसलिए इसको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहा, एफपीओ। कुछ लोगों को तो इस देश के आप 100 में से 99 आदमियों को पूछेंगे तो आईपीओ और एफपीओ में फर्क नहीं पता होता। अब बताओ, ये लाखों करोड़ का साम्राज्य और उस पर मैंने कहा चंद लोग मलाई काट रहे थे, चंद लोगों ने उस पर एकाधिकार किया हुआ था। आईपीओ माने इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ माने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। और इसमें फर्क क्या है भाई? 1.1 हमारा मार्केट में पहले से शेयर था और उसके बाद हम और शेयर लेकर के आ रहे हैं, और वो भी कंपनी को बढ़ाने के लिए और डेट फ्री करने के लिए। हमारे पास ऊपर करीब 3300 करोड़ का लोन है, 4300 आएंगे, उसमें 3300 करोड़ डेट फ्री करने में लग जाएंगे, बाकी फिर और सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने में लगाएंगे। तो इसमें हम 18% अभी लिक्विडेट कर रहे हैं और दिसंबर तक 6% और करना है। ये लीगल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमने एनसीएलटी प्रोसेस से एक दिवालिया कंपनी को खरीद करके उसके शेयर होल्डर्स की दिवाली मनाई है, और अब इसके साथ करोड़ों लोगों को जोड़ करके एक नया समृद्धि का कीर्तिमान लिख रहे हैं। इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की जो लिस्ट है वो सब अब तो सारे अखबारों में लगभग आ चुके, टीवी चैनल्स के ऊपर भी। देश के बड़े बड़े जिनको धुरंधर कहा जाता है कैपिटल मार्केट के, वो एंकर इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टर्स में हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो निवेशक हैं वो हमारे साथ में। तो हमारा जो एंकर बुक है वो तो 3 गुना भर गया था, बड़ी मुश्किल से लोगों को मनाना पड़ा। अब जो QIP है, HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं,
वो और रिटेल का इसमें करीब 35% भागीदारी है, तो बहुत बड़ी भागीदारी है। सब मिलकर के अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा कीर्तिमान बनेगा नविका जी। तो बाबा रामदेव जी, आज आप अपने आप को क्या पहचान देते हैं? आप योग गुरु हैं, आयुर्वेद गुरु हैं, बिजनेस गुरु हैं, अब आपकी परिभाषा क्या होगी, आपकी पहचान? एंड whatever you are looking surrounding me, these products, the brands and this whole business, this is the byproduct of yoga and कर्म योगा। तो ये मैं 2 वाक्यों में पूरा कह दिया। दरअसल कुछ लोगों ने ये समझ लिया था योगी तो कंदराओं में गुफाओं में रहेंगे, पलायनवादी लोगों को लोगों ने सन्यासी मान लिया था। लेकिन एक तरफ एक योगी देश के सबसे बड़े प्रदेश पर, वो भी दूसरी बार और भी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार चला रहा है। एक तरफ एक योगी देश का प्रधानमंत्री है, एक तरफ एक योगी कैपिटल मार्केट में, शेयर मार्केट में भी, भारत के शेयर मार्केट के ज्ञात इतिहास में पहली बार कोई सन्यासी, उस एफपीओ बोलो आईपीओ बोलो, वो ताल ठोक करके आया है और अब कैपिटल मार्केट में भी नया कीर्तिमान बना रहा है। तो योगी का मतलब होता है जो सबके लिए उपयोगी हो, जो 2-4 बच्चों को पाल सके, उसको संसारी बनना चाहिए, उसको गृहस्थी बनना चाहिए, जो सबको पालने की ताकत रखे। अब आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करीब 5 लाख लोग हमसे जुड़े और आगे 5 लाख लोगों को और जोड़ने का हमारा संकल्प है, क्योंकि लाखों एकड़ जमीन पर पाम प्लांटेशन करेंगे, लाखों लोगों को और डिस्ट्रीब्यूशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, बहुत चीजों में जोड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सिलसिला है। इसलिए योगी व्यक्ति को स्वभाव से होना चाहिए और सुबह सुबह योग करना चाहिए। कोई दिन भर थोड़ी कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहेंगे, दिन भर तो हमें काम ही करना है ना। तो सुबह सुबह योग और दिन भर हो कर्म योग। तो मैं कहता हूं यही इस समय का युग धर्म है, राष्ट्र धर्म है, मानव धर्म है। ये इस समय का योग मूलक उद्योग धर्म है और इसकी आवश्यकता है। नेहरू जी कहते थे कि ये जो कारखाने हैं ये राष्ट्र निर्माण के मंदिर है। तो स्वामी रामदेव पूरे देश को मंदिर बनाना चाहता है, पूरे देश को समृद्धि का एक बहुत बड़ी सौगात देना चाहता है कि हर एक व्यक्ति पुरुषार्थ करे, अपनी मेहनत से बड़े बड़े साम्राज्य खड़ा करे। तो जब एक अनपढ़ माँ बाप का बालक, एक सामान्य जमींदार का बेटा, एक सामान्य चौकीदार का बेटा आचार्य बालकृष्ण स्वामी रामदेव, जब ये मार्केट कैपिटल मार्केट के हिसाब से देखें, मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो लाखों करोड़ का तो ऑलरेडी हम साम्राज्य खड़ा कर चुके हैं। तो एक आम आदमी भी हिम्मत करेगा कि मुझे भी देश के लिए कुछ बड़ा करना है। और जब ऐसा सब दिशाओं से सिलसिला शुरू होगा तो हमारा लक्ष्य हम अमेरिका से भी बड़ी आर्थिक ताकत बने। आज जापान छोटा सा देश है, वो भारत से आगे है यदि आर्थिक ताकत की बात करें तो। और कमजोर रहे तो रशिया जो है, रशिया जिसे रोंद रहा है, और यूक्रेन को देखो। हमारे पास आर्थिक ताकत भी होनी चाहिए, सैन्य ताकत भी होनी चाहिए, सामरिक ताकत होनी चाहिए, हमारे पास में विज्ञान की भी ताकत होनी चाहिए। सभी तरह की ताकत होगी तभी तो भारत सुपर पावर बनेगा। तो ये अलग अलग दिशाओं में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, इनोवेशन में, इन्वेंशन में, एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, एक साथ मैं इन्वायरमेंट से लेकर के और सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस अवेयरनेस तक हर क्षेत्र में लोगों को फूड एजुकेशन भी देता हूं। मैं कैसे लोगों को जीना है ये भी सिखाता हूं। मैं परिवार में कैसे घुल मिल करके रहना है, मिलजुल करके रहना है, आपस में कंप्रोमाइज करना है और बिना कंप्रोमाइज के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए हमें नए कीर्तिमान गढ़ने, नए नए साम्राज्य खड़े करने, ये भी सिखाता हूं। तो एक योगी अनेक भूमिकाओं में रह सकता है और ऐसे हमारे पूर्वज योगी थे, ऋषि ऋषिकाएं, वीर वीरांगनाएं, उनके पथ पर चलते हुए हमें भारत को परम वैभवशाली बनाना है। ये नविका जी ध्येय है और यही मेरी पहचान है। मैं अपने उन पूर्वजों की संतान हूं, उनका प्रतिनिधि हूं, उनका उत्तराधिकारी हूं और उन सब पूर्वजों के सपनों का भारत बनाने के लिए मैं अहर्निश पुरुषार्थ करता हूं। सुबह 4 बजे से मेरे वर्किंग आवर्स शुरू होते हैं और 10 बजे तक नविका जी मैं बिना संडे मंडे की छुट्टी लिए, मैंने 45 सालों से छुट्टी कर रखी है। नो छुट्टी, नो हॉलीडे, शादी की नहीं इसलिए नो है हनीमून, ना बीवी ना बच्चे, फिर भी देखो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। हम लोग शीश आसन नहीं कर सकते तो आपने तो पूरी दुनिया को सर पर उठाया हुआ है। ये आप कैसे कर लेते हैं? कितना समय अब रह जाएगा योग के लिए
और कितना समय बिजनेस के लिए, और आपके तो मीडिया चैनल भी हैं, उसके लिए भी आपको समय देना होता है, और मार्केटिंग के ब्रांड भी आप ही हैं, तो ये शीर्षासन हो सकता है क्या बिना प्रैक्टिस के, बिना रोज ध्यान लगाए हुए और उसमें मेहनत किए हुए? देखो, मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, एक क्षण में ध्यान लगा लिया, मेरा तन, मेरा मन, मेरी इंद्रियां मेरे काबू में है। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे टूट जाते हैं किनारे, छूट जाते हैं किनारों का भरोसा क्या। तमन्नाएं जो तेरी हैं फुहारे हैं, ये सावन की फुहारें सूख जाती हैं, फुहारों का भरोसा क्या। तू संबल योग का लेकर विकारों से सजग रहना, कहां कब मन बिगड़ जाए विकारों का भरोसा क्या। लोग बहक जाते हैं, जो योगी होता है वो बहकता नहीं, बहता नहीं। देखो, ये आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया, टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट। मैं सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक का समय योग के लिए देता हूं। योग, करोड़ों लोग मेरे साथ योग करते हैं हर दिन। मैं सुबह, आपने चैनल्स की बात की तो करीब 17 नेशनल इंटरनेशनल हम स्पिरिचुअल चैनल चलाते हैं, हेल्थ चैनल चलाते हैं, आस्था संस्कार से लेकर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और सारी अलग अलग भाषाओं से लेकर के। तो सुबह 4 बजे से लेकर के और 10 बजे तक का ये मेरा समय योग का है। और इसी समय फिर मेरे भीतर जो अंतःप्रेरणाएं होती हैं उनको मैं नोट डाउन कर लेता हूं। आपने देखा होगा, जब भी मैं होता हूं तो मेरे सामने एक डायरी होती है, आज भूल गया था लाना क्योंकि मुझे पता था न जाने किन किन विषयों में मुझसे प्रश्न पूछेंगे नविका जी। तो मैं सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक योग के लिए मैंने अपना पूरा समय सुनिश्चित किया हुआ है। इससे मैं अपनी बॉडी को अच्छा रखता हूं। जिन लोगों ने मुझे 30 साल पहले देखा था वैसे ही आज मैं दिखता हूं, और ऐसे 100 साल तक दिखूंगा। आज से 50 साल बाद हिंदुस्तान बूढ़ा होना भूल जाएगा, अरे वो देखेगा ये स्वामी रामदेव दौड़ रहा है, ये स्वामी रामदेव तो अभी भी शीर्षासन कर रहा है। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं और बात करते करते मैं ये लो शीर्षासन कर देता हूं, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, सर्वांगासन कर देता हूं, हलासन कर देता हूं। तो ये देश आने वाले समय में, जो मैं कह रहा था कि ये भूल जाएगा बूढ़ा होना। देखो, अब इंटरव्यू देते देते योग शुरू हो गया, तो इसका क्या बोलेंगे, क्या टाइम मैनेजमेंट, क्या लाइफ मैनेजमेंट। देखो, योगी जो जीता है ना जीवन को, तो वो जब अपने उसका शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर पूरा नियंत्रण होता है, एक क्षण में वो अपने आप को जिस दिशा में चाहे उसी दिशा में लगा लेता है। जब मैं जिस संदर्भ में बात करता हूं, जब मैं रिसर्च की बात करता हूं, तो फिर इन विवो, इन विट्रो, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल और पूरा का पूरा मैंने पूरे रिसर्च में खो जाता हूं। जब मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूं तो मुझे एक बीज से लेकर के, खेत से लेकर के, खेती से लेकर के, और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं और उनका क्या की कीमत आती है, क्या उनको किस तरह से उनको आगे हमें लेकर के जाना है। जब मैं एजुकेशन की बात करता हूं तो 2+ एजुकेशन से लेकर के भारतीय शिक्षा बोर्ड और पतंजलि विश्वविद्यालय ग्लोबल, अभी गुरुकुल और ग्लोबल यूनिवर्सिटी तक एजुकेशन में खो जाता हूं। एक क्षण में ये योगी के मन की ताकत है, ये उसके संकल्प की ताकत है। वो अपने आप को नियंत्रित रखता है और जब चाहे जिस काम में चाहे उसमें लगा लेता है और उसके भीतर तक घुस करके और उसका तत्वबोध लेकर के आगे बढ़ जाता है। तो मैंने अपना फिर सुबह 10 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक मैं रोगियों को देखता भी हूँ, मैं ओपीडी भी करता हूँ। मेरे यहाँ वर्ल्ड का सबसे बड़ा योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल है। अब उसका रिकॉर्ड मैं खुद ही तोड़ रहा हूँ। अब पहले 1100 लोगों की कैपेसिटी थी, अब वो 3000 की हो जाएगी रामनवमी पर, फिर अगले साल तक 5000 की हो जाएगी। पूरे देश में करीब 1 लाख लोग हमसे रोज उपचार के लिए आते हैं। करीब 1200 डॉक्टर्स हमारे जो सबको फ्री कंसल्टेशन देते हैं। तो मैं 1 से 2 घंटा की ओपीडी करता हूँ, 1 से 2 घंटा लोगों से मिलता भी हूँ, फिर उसके अलावा पढ़ता भी हूँ, फिर उसके अलावा पढ़ाता भी हूँ, फिर उसके अलावा सारे अलग अलग कामों को देखता भी हूँ। आपने जो कहा कि ब्रांड्स को इंडोर्स करने के लिए जो मुझे किसी और वो भी नॉलेज बेस्ड इंडोर्समेंट होता है। हमने पूरे विज्ञापन की भी दिशा बदल दी। पहले खाली नचैये गवैयों को दिखा करके लोग अपने प्रोडक्ट बेचा करते थे, अब उसमें नॉलेज बेस्ड एडवर्टाइजमेंट हमने एक नई परंपरा शुरू कर दी। तो हर चीज को शिद्दत से करना, हर चीज को प्रामाणिकता से करना और बहुत दूर का सोच करके करना, ये करने की ताकत योग से आती है नविका जी। यही मेरा लाइफ मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है। स्वामी रामदेव जी, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि कुछ ऐसा रिसर्च करिए कि हम आउटसोर्स कर सकें।
योग भी किसी को आउटसोर्स कर दें, वेट मैनेजमेंट किसी को आउटसोर्स कर दें, और हमारी टेंशन किसी को आउटसोर्स कर दें। ये वाली रिसर्च जब हो जाएगी तो मैं खुद स्वयं आपकी बहुत कृतज्ञ रहूंगी कि ये हो गया, क्योंकि हम लोग अक्सर यही कहते हैं कि समय नहीं मिला तो ये नहीं किया, और आप बता रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। हम आउटसोर्स करने की रास्ते ढूंढते रहते हैं। ये हो सकता है रिसर्च में? देखो बिल गेट्स, जुकरबर्ग और वॉरेन बफेट, दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं वो सब ये कहते हैं सब चीज़ें बांटी जा सकती हैं, लेकिन आपका रोग कोई नहीं बांट सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं आपको, चलो आपका वेट मैं ले लेता हूँ, आपका बीपी शुगर मैं ले लेता हूँ। लोग बढ़ा तो देते हैं वेट, 2-4 ठोक ठोक के मनवार करके राजस्थानी दाल बाटी चूरमा और ठोक देंगे, गुजराती थेपला ढोकला रोटला ठोक देंगे। लोग बढ़ा तो सकते हैं, आपका वेट घटाना खुद ही पड़ेगा। आपका बीपी बढ़ा सकते हैं लोग, शुगर बढ़ा सकते हैं, आपका स्ट्रेस बढ़ा सकते हैं, आपको खुद कम करना पड़ेगा। बीमारी कोई नहीं बांटेगा, आपकी बीमारियां कोई नहीं बांट सकता। इसलिए सबसे बड़ी बात है, आप लाखों करोड़ का साम्राज्य खड़ा कीजिए। मैं तो कहता हूं देखो कितने आदमी नादानी करता है, नासमझी करता है। 40-50 साल 12 घंटा 14, 16, 18 घंटा मेहनत करेगा, और वो सब करके फिर बीपी शुगर वेट एक साथ, लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, बैक्टीरिया वायरल और तमाम तरह के इन्वायरमेंटल डिजीज, इन सब के बोझ तले फिर करीब 90 से 99% लोगों की तो पूरी जिंदगी की 40-50 सालों की सेविंग मात्र 1-2 साल में लास्ट के उम्र में खत्म कर देते। क्या है ये जिंदगी जीने का तरीका? इसलिए मैं कहता हूं अपना टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से कीजिए। सुबह सुबह मेरे साथ योग कीजिए। जिंदगी में कभी आपको न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न अस्थमा, न अर्थराइटिस, न कोई लाइफस्टाइल डिजीज, न मोटापा। आप देखो मेरा पिछले, अभी देखो मैं आपको दिखाता हूं, मेरा पिछले करीब 35 सालों से ये वेट है 65 से लेकर के, पहले 65 था, अभी जैसे मैं 50 पार हुआ हूं तो 45 के बाद मेरा 1-2 किलो पुट ऑन हुआ। इतना तो होना भी चाहिए, मेरी 5 फीट 7 इंच हाइट है, तो 65 से 67 मेरा वेट रहता है। आप देखिए पेट मेरा ऐसे रहता है कि लोग मेरे से प्रेरणा लेते हैं, अरे हमको बाबा जी जैसा पेट बनाना है। तो जो है मेरा बीपी रहता है 70-110, मेरी शुगर रहती है 100 से नीचे 70-80, और मेरा हीमोग्लोबिन रहता है 17.5, इसलिए 18 घंटा काम करता हूँ, अभी मैं थकता नहीं हूँ। मेरी नींद रहती है 5 से 6 घंटे की, और एकदम घोड़े से बेच कर के सोता हूँ। वैसे ये घोड़े बेचते नहीं है, लेकिन ये ऐसे कहा जाता है। तो ये माने ऐसे मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, हंसते हैं, हंसाते रहते हैं, ना फंसते हैं ना किसी को फंसाते हैं। तो ये माने जिंदगी जीने का हमारा सलीका अच्छा होना चाहिए। लोगों का इसके ऊपर ध्यान कम है। या तो कुछ लोग पढ़ाई में इतने लगेंगे कि आंखें भीतर गड्ढे में अंदर तो घुस जाती हैं, और फिर भी वही फिसड्डी। अरे भाई थोड़ी मेहनत कर लो, आधा घंटा योग कर लो, फिर पढ़ाई करो। हमने भी खूब पढ़ाई की, पढ़ाई में भी नंबर 1 रहे, योग में भी नंबर 1 है, आज ब्रांड में भी नंबर 1 है, हर काम में नंबर 1 आपको रहना है। तो पहले फिजिकल फिटनेस ये सबसे बड़ी जरूरत है, और मुझे लगता है ये पूरे हिंदुस्तान के बच्चों, जवानों और बुजुर्गों तक को सीखने की बात है कि हम सबसे पहले फिट रहें। आप फिट हैं तो आप बिजनेस है, व्यापार है, पत्रकारिता है, आप मीडिया में हैं, आप विधायिका में हैं, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, आप कहीं पर भी हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको फिट बॉडी चाहिए। उसके बाद आपको इनोवेटिव ब्रेन चाहिए, नए नए आइडियाज हों, एक आपका लॉजिकल ब्रेन होना चाहिए, और साथ में आपका इमोशनल ब्रेन भी अच्छा होना चाहिए। तो दोनों ब्रेन अच्छा करने के लिए मैं अनुलोम विलोम कराता हूँ, खुद भी करता हूँ, और सबको ही कहता हूँ सुबह सुबह योग करो, और दिन भर अपना काम जी भर के करो, और रात को जी भर के सो। दिन में सोने की जरूरत नहीं, मैं खुद जागा हुआ हूँ, औरों को जगाता हूँ। जागने का वक्त आ गया, खून है स्वदेश के लिए, आना है स्वदेश के लिए, आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए। तो मैं तो ऐसे ही जागरण के गीत गाता रहता हूँ, सबको जगाता रहता हूँ। नवका जी, तो आप कभी कोई फिल्म देखते हैं? आपने कश्मीर फाइल्स देखी?
फिल्म देखने की सच में फुर्सत नहीं है। वैसे मैं कहूँगा कि फिल्म ने अब बहुत कमाई कर ली। अब इस फिल्म को ना, ये आजकल यूट्यूब पे फिल्म डाल देते हैं, तो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सब जगह इसके लिंक अब आ जाने चाहिए। अब कमाई बहुत होगी, सब लोगों को भी पता लगना चाहिए आखिर कश्मीर में हुआ क्या था। तो ये फिल्म मैंने सुना है बहुत अच्छी है, इस रूप में अच्छी है कि इस हकीकत रखी है। वाकया तो बहुत बुरा था, जिस तरह से कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को बेदर्दी से वहाँ से निकाला गया, उनको मारा गया, उनके सब हक छीन लिए गए, उनकी ज़मीन जायदाद, माने करोड़ों अरबों की उनकी प्रॉपर्टी सब कुछ छीन लिया, और जिस तरह से लोगों का कत्लेआम किया गया, ये सच में एक कभी भी न भूला जाने वाला दंश है, एक गुनाह है, एक अपराध है। और उस हकीकत को विवेक अग्निहोत्री जी ने और हमारे जो है अनुपम खेर जी, क्या नाम है, अनुपम खेर जी ने, हाँ, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको उकेरा है। और ये पर आप भाषा तो केजरीवाल जी की बोल रहे हैं, जिससे वो दोनों परेशान हैं। केजरीवाल जी ने कहा है यूट्यूब पर डाल दो, क्यों एंटरटेनमेंट टैक्स की माफी चाह रहे हो? तो आपके विचार केजरीवाल जी से मिल रहे हैं। ना, मैं दूसरी तरह से बात कर रहा था कि ना, मैं किसी की भाषा नहीं बोल रहा, ना मैं बीजेपी की भाषा बोलता हूँ, ना कांग्रेस की, ना आम आदमी पार्टी की। आम आदमी की मीन्स मैं तो एक आम आदमी की दृष्टि से, जन सामान्य की दृष्टि से कहता हूँ कि सबको देखने को मिल जाए। अब मुझे लगता है कमाई के तो रिकॉर्ड तोड़ ही दिए हैं इस पूरी फिल्म ने। बात कमाई की नहीं है, माने मैं इस रूप में सच्चाई की, ये सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए, इस रूप में मैं बात कर रहा हूँ। मुझे तो नहीं पता किसी ने क्या स्टेटमेंट दिया, ना मुझे स्टेटमेंट किसी की सुनने की फुर्सत, और ना मुझे किसी के आलोचना प्रत्यालोचना में पढ़ने की कोई वजह। मैं अपना काम किए जा रहा हूँ। लेकिन आपने पूछा तो क्योंकि मैंने उसके छोटे छोटे कभी कभी न्यूज़ चैनल जरूर देखता हूँ, आपको भी देखता हूँ, तो उस समय कोई क्लिप आ जाती है तो जरूर मैंने देखे कुछ दृश्य इस द कश्मीर फाइल्स के। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आजकल आप राजनीति पे, पॉलिटिक्स पे कुछ कम बोल रहे हैं। बीच में एक कंट्रोवर्सी चली थी, लोग पूछ रहे थे कि उत्तराखंड में शायद आपको कांग्रेस के आने की आहट सुनाई दे रही थी, तो आप थोड़ा अपना इंश्योरेंस पॉलिसी करा रहे थे। अब धामी जी दोबारा चुनकर आए हैं, क्या आपको सचमुच लगा था कि कांग्रेस आएगी? लोग क्यों कह रहे हैं ऐसा? अजय ये बताओ नविका जी, बोलने के लिए देखो, आलोचनाओं की कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। आपको भी न जाने क्या क्या बोलते हैं लोग, मुझे भी न जाने क्या क्या बोलते हैं। आदित्यनाथ योगी जी को, मोदी जी से लेकर के न जाने अलग अलग लोगों को किसको क्या क्या बोलते हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। मैं महर्षि दयानंद का शिष्य, उन्होंने हमें बताया कि कुछ लोग तो बड़ा काम इसलिए शुरू नहीं करते कि बड़ी बाधाएं आती हैं उसमें। कुछ लोग शुरू करके बीच में बंद कर देते हैं। विघ्न और बाधाओं के बीच में जो आगे बढ़ते चले जाते हैं वो अपना लक्ष्य पाते हैं। निंदा करें लोग, स्तुति करें, क्या फर्क पड़ता है? भगवत गीता में भी ये कहा और मनुस्मृति में भी कहा है कि सम्मान की चाहना अमृत के तुल्य करनी चाहिए। सम्मान की चाहना विष के तुल्य और अपमान की चाहना अमृत के तुल्य करनी चाहिए। तो ये निंदा स्तुति छोड़ो, आलोचना छोड़ो। देखो, आप देख रहे हैं कि 2013-14 तक मैं राजनीतिक रूप से जो भी मेरे ओपिनियन होते थे और जो भी मुझे देश का युग धर्म लगता था उसके बारे में मैंने खूब बातें की। अब पिछले करीब 9 सालों से मैं पॉलिटिकली पक्ष विपक्ष से मुक्त होकर निष्पक्ष रहता हूं। जब कोई राष्ट्रहित की बात रखती है तो उसके बारे में बात करता हूं। मुझे अपने काम से ही फुर्सत नहीं। नविका जी, अब इसमें भी कोई पॉलिटिक्स से ढूंढे कि बाबा कब बोलता है, कितना बोलता है, तो लोग इस बात के ठेकेदार हैं कि मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। आप जब भी मुझसे अभी भी पूछिए, कभी भी मेरे से किसी ने भी पूछा, जब भी कोई पॉलिटिकल बात पूछी, जो मेरा अपना विवेक है, जो मेरा अपना पॉलिटिकल ओपिनियन मैं रखता हूं, आज भी रखता हूं। आपने कश्मीर फिल्म के बारे में बात की तो कश्मीर फाइल्स के बारे में मैंने बात कर दी। आप किसी भी इश्यू पर मुझसे बात कर सकते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, जाति, धर्म, पंथ, मजहब, देश, दुनिया, यूक्रेन, रसिया, आप पूछिए मेरे से। साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, भूगर्भ विद्या, अध्यात्म विद्या, क्षत्र नक्षत्र विद्या, भगवान की कृपा से मैंने बहुत विद्याएं पढ़ रखी हैं। आयुर्वेद विद्या, मेडिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, कुछ भी पूछो, आपका स्वागत है।
मैं कभी तो ये बता दीजिए, तो ये बता दीजिए कि 2024 में क्या होने वाला है? अब मैं कुछ ज्योतिषी हूँ 2024 ना, की बात आपने मुझसे नक्षत्र पूछोगे। वगैरह सब पढ़ मैं रखे यही हैं, तो कहने वाला आपको हूँ पता होगा। 2024 में अच्छा होने वाला है। देश में जो पोलराइजेशन है वो देश के नाम पर होने वाला है। देश आने वाले 2040-45 तक वर्ल्ड की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर कैसे बनेगा, इस दिशा में देश जाने वाला। अब ये ठीक है, राशन की बात है, शासन की बात है, आत्मानुशासन की बात है, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके परे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये देश जो राजनीतिक तौर पर कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि वो जातियों के नाम पर देश को बांट लेंगे, मजहब पंथों के नाम पर देश को बांट लेंगे, ओबीसी, मुस्लिम, दलित, वनवासी और कुछ कम्युनिस्ट लोगों का एक पूरा खिचड़ी गठबंधन तैयार कर लेंगे, ऐसे देश नहीं चलेगा। और देखो, हर चीज़ की एक महिमा है। मैं कहता हूँ भारत में जाति उसकी सच्चाई है, मजहब उसकी सच्चाई है, लेकिन देश के बड़े निर्णय वो जाति के आधार पर नहीं होने चाहिए, मजहब के आधार पर नहीं होने चाहिए, वो राष्ट्र हित और राष्ट्र धर्म को, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रख करके होने चाहिए। तो राष्ट्र और राष्ट्रीयता के नाम पर, राष्ट्र के विकास के नाम पर, भारत का 10, 20, 25 सालों के एजेंडे के नाम पर अब भारत की राष्ट्रीय राजनीति अब करवट ले रही है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि 2024 में क्या होने वाला है। इसमें जो लोकल पार्टियां हैं, जो घरेलू पार्टियां हैं, उनके दिन भी काफ़ी लदने वाले हैं। अब राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत की राष्ट्रीय राजनीति होगी, इतनी बात तो तय है 2024 में, इसमें कोई प्रश्न नहीं है निवका जी। तो कांग्रेस का, राहुल गांधी का, ममता बनर्जी का और अरविंद केजरीवाल का, इनका पॉलिटिकल फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने कहा ना, जो राष्ट्र और राष्ट्रीयता के जो बड़े मुद्दे हैं हमारे, कि आने वालों में हम एक ऐसे भारत के नागरिक कहलाएं जहां पर हमको ऐसा प्राउड फील हो जो आज अमेरिका के नागरिकों का है, कनाडा के नागरिकों का है, ऑस्ट्रेलिया के, ब्रिटेन के, यूरोप के भी बहुत ऐसे ताकतवर देश हैं। जैसे छोटा सा देश है जापान, उसके देश के नागरिकों को जो गौरव हासिल है, ऐसे हम एक समर्थ भारत के नागरिक कहलाएं और चारों तरफ जितनी हो सके आर्थिक सामाजिक विषमताएं कम हो, हेल्थ फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, जस्टिस फॉर ऑल, एक ऐसा भारत जहां पर कोई गरीबी, बेबसी, लाचारी, भुखमरी ना हो और किसी पर किसी भी तरह के राजनीतिक अत्याचार ना हो, किसी भी तरह की धार्मिक क्रूरताएं ना हो, माने मजहब तो हो लेकिन मजहबी उन्माद ना हो, जातियां तो हो, जातीय उन्माद ना हो, इस तरह का राष्ट्र हमें बनाना है। तो उस दिशा में मुझे लगता है जो भी राजनीतिक पार्टियां सोचेंगी उनके साथ में खड़ा होगा देश। केवल अपने बारे में जो सोचेंगे या मजहबी तौर पर देश को, जातीय तौर पर देश को तोड़ना चाहेंगे, उनके साथ देश खड़ा नहीं होगा, ये बात पक्की है निवका जी। बाबा रामदेव जी, आप बहुत पते की बातें बताते हैं, साधारण, लेकिन शायद लोग इन पर अपना ध्यान कम करते हैं, इसीलिए शायद दुख कष्ट इतने हैं। लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ज्ञान की बातें हैं, सरल हैं, करने वाली बातें हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब इससे कुछ ना कुछ सीख ज़रूर लेंगे। और आने वाले दिनों में पातंजलि और मैं आपको बस रुचि सोया के बीच से आप वेल्थ फॉर एवरीवन कब लेकर आएंगे, वो उसका इंतजार रहेगा। तो मैं बस जाते जाते एक ही बात कहूंगा कि ये हेल्थ फॉर ऑल और वेल्थ फॉर ऑल के इस अभियान में हम योग करते करते परस्पर सहयोगिता और स्वामित्व के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सबका आह्वान करते हैं। और जाते जाते योग के कुछ टिप्स आपको जरूर हम दे करके जाना चाहेंगे।
अलका जी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार और ओम।